नमस्कार प्यारे खागड़ों, स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। निरंतर कार्य करते हैं और आज की चर्चा रहेगी कक्षा 10 का अध्याय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के अद्वितीय लेखक मैथिली शरण गुप्त के बाद जो दूसरे राष्ट्र कवि हुए रामधारी सिंह दिनकर, उन्हीं के आज लेखक परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का विषय क्या रहेगा अपना? राम धारी सिंह दिनकर। इन खतरनाक जी, इन पे अपने बात कर लेंगे। सबसे पहले वही आपको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे जन्म की, और जन्म इनका कहाँ हुआ, कब हुआ। इनका जन्म हुआ साथियों 1908 ईस्वी। 1908 ईस्वी। कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ सिमरिया ग्राम। सिमरिया ग्राम ये हो जाता है मुंगेर में होता है बालकों। ये कहाँ है? मुंगेर जिला। और ये कहाँ है? बिहार। मुंगेर जिला बिहार। ये इनका क्या रहा है? जन्म स्थान रहा है। और जन्म कब? 1908 ईस्वी। अब निधन। निधन 1974 ईस्वी। 1974 ईस्वी में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। देखिए मित्रों, मैथिली शरण गुप्त जिन्होंने लिखी, द्विवेदी काल के ये कवि रहे हैं, लेखक भी अच्छे रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा भारत भारती 1912 ईस्वी। तब राष्ट्रपति जो राष्ट्रपिता है अपने महात्मा गांधी, तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त को कहा राष्ट्र कवि, क्योंकि उन्होंने भारत के बारे में लिखा। अब जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, उनको द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में पहचाना जाता है। तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और दूसरे कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। और उन्होंने जो रचनाएं लिखी है बड़ी शानदार लिखी है मित्रों। वही अपनी इनकी कृतियां देख लेते हैं। मैं उपाधि जो बता देता हूं इनकी। मुख्य बात आप लिख सकते हो, द्वितीय राष्ट्र कवि। के रूप में प्रसिद्ध दूसरे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध। फिर अब उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो अगला बिंदु कौन सा आ जाएगा? कृतियां उनकी कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। गद्य भी रचनाएं लिखी हैं और पद्य भी लिखी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है। तो रचनाएं देख लेते हैं। प्रथम रचना है साथियों इनकी उर्वशी। कौन सी वशी? उर्वशी। ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। द्वितीय रचना है इनकी हुंकार। द्वितीय रचना है हुंकार। तीसरी परशुराम की प्रतीक्षा। तीसरी रचना कौन हो? प्रतीक्षा।
ये हो गई 3। अगली है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट रसवंती। अगली रेणुका। ये इनकी सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके अलावा रश्मिरथी, ये भी इनकी क्या रही है, प्रसिद्ध रचना रही है। रश्मिरथी हो गई मित्रों। इसके अलावा रचनाएं इनकी जो गद्य रचनाएं हैं, गद्य रचनाएं उनमें बातचीत कर लेते हैं। गद्य रचनाओं में एक रचना है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय। 4 अध्याय ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है इनकी संस्कृति के 4 अध्याय। इनके अलावा साथियों विवाह की समस्याएं विवाह की समस्या। नेक्स्ट दिनकर की डायरी। दिनकर की डायरी ये इनकी गद्य रचनाएं हैं, जिसमें से मुख्य क्या है, संस्कृति के 4 अध्याय इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये इनकी रचनाएं हो गई कुछ एक जो बड़ी शानदार हैं। अब इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सी है, उर्वशी इम्पोर्टेंट है, संस्कृति के 4 अध्याय इम्पोर्टेंट है, ये अपने देख लेंगे। ये इनकी क्या हो गई, रचनाएं हो गई। अब आगे इनकी जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगला बिंदु कौन सा रहेगा, दिनकर। प्रमुख विशेषताएं। कौन कौन सी इनकी प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। पहली के देखिए साथियों, मैंने 2 रचनाएं बताई। एक तो मैंने बताई उर्वशी, ये कामाध्यात्म पर से संबंधित रचना है और इनको 1972 पर मतलब 1972 में उर्वशी पे दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जबकि जो संस्कृति के 4 अध्याय मैंने बताई उनके ऊपर इनको भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और कब, 1959 में, 59 में। यहाँ पहले क्या लिख देते हैं, सम्मान। सम्मान पहला कौन सा है,
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। द्वितीय भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये इनको 2 पुरस्कार मिल चुके हैं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो मित्रों 2 सम्मान तो इनको प्राप्त हुए ही हुए। वैसे ये और भी मतलब प्रसिद्ध रह चुके हैं, इसका कारण भी है कि देखिए, पहली बात, अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की बात करें, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मतलब अपनी जो राष्ट्रीयता है भारत की और अपनी जो संस्कृति है, उन पे जितने भी लिखने वाले लेखक या कवि हुए, जैसे भारत की जो राष्ट्रीयता है, जैसे दिनकर जी हो गई, मैथिली शरण गुप्त हो गई, तो राष्ट्रीयता का मतलब भारत के प्रति जो अपना प्रेम जताया है कि हाँ, हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता का भाव है, एक राष्ट्र समर्पित भाव है, तो उनके अंदर दिनकर जी का स्थान मैथिली शरण जी को छोड़कर द्वितीय स्थान पे आता है, और मैथिली शरण क्या हो गया, 1 नंबर पे आते हैं। दूसरी बात, गृह मंत्रालय के अंदर हिंदी के सलाहकार पद पे रह चुके हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है साथियों। और इनकी एक रचना मैंने लिखवाई, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्व में जितने भी प्रसिद्ध काव्य हैं, बहुत शानदार काव्य, उनमें कुरुक्षेत्र ने 100 अगर लिस्ट बनाई, 100 काव्यों की लिस्ट बनाई गई काव्य ग्रंथों की, उनमें अपने भारत के दिनकर जी का जो कुरुक्षेत्र काव्य है उसको कौन से स्थान पर रखा गया है, 74 स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी क्या कर दिया गया है, सम्मानित। हाँ, अगर इनकी आप बात करें शिक्षा की, तो बीए तक की शिक्षा इनकी कहाँ हुई है, पटना विश्वविद्यालय से हुई है। इन्हीं बातों को लेकर अपने 5-6 बिंदु पे चर्चा कर लेते हैं जो इनकी विशेषताओं में अग्रगण्य रहेगी। ठीक है साथियों, पहली विशेषता हो गई सम्मान की, और दूसरी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख कवियों में दिनकर जी का स्थान, दिनकर जी का स्थान। अग्रगण्य है, अग्रगण्य है। ये तो हो गई इनकी पहली विशेषता। द्वितीय विशेषता इनकी क्या रहेगी, मैंने बताया कि मैथिली शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर द्वितीय राष्ट्र कवि, द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने रचना की थी भारत भारती, जिसके ऊपर महात्मा गांधी ने उनको क्या किया, राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। और उसके पश्चात दिनकर जी ने किसकी रचना की, अन्य
राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यों की रचना की, जिसके आधार पर उनको कौन सा स्थान दिया गया, द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में दिया गया, और वो द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, द्वितीय राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। अगली इनकी विशेषता, दिनकर जी की BA तक की शिक्षा, तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से हुई। ये इनके शिक्षा की बात हो गई। और अब नेक्स्ट है फिफ्थ, इनकी जो विशेषता है वो किसके बारे में रहेगी, देख लेते हैं कि रचना कौन सी है, उर्वशी। रचना कौन सी है, उर्वशी। उर्वशी रचना पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, 1972 ईस्वी में प्राप्त हुआ। तो उर्वशी रचना जो की थी दिनकर जी ने, उर्वशी रचना पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इसके अलावा मैंने आपको एक रचना बताई थी, कौन सी, अगला बिंदु है, एक रचना इनकी है संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, रचना पर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय, रचना पर भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1959 ईस्वी में दिनकर को प्राप्त किया गया। हुआ। दिनकर जी को प्राप्त हुआ। अब देखिए संस्कृति के 4 अध्याय, ये था साथियों संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1959 में दिनकर जी को प्राप्त हुआ। ये इनकी क्या हो गई, मुख्य मुख्य विशेषताएं हो गई। 1-2 विशेषताएं और बची है, वो और अपने देख लेते हैं। अगली कौन सी हो जाएगी फिर,
अगली है अगली विशेषता है, देखिए इनकी एक रचना थी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को विश्व के कुरुक्षेत्र को विश्व के विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। ये इनकी एक अन्य विशेषता ही हो गई। किसको? कुरुक्षेत्र को। कौन सा स्थान? 74वां स्थान। कितने सर्वश्रेष्ठ काव्यों में? 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में। देखते हैं अगली विशेषता। नेक्स्ट अगली है जय। दिनकर जी उन्नीस सौ 52 में भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। अगली है साथियों विभिन्न विभागों में सेवाएं देने के बाद वे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी रह चुके हैं। ये इनकी क्या हो गई अगली विशेषता। दिनकर जी 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में इन्होंने सेवाएं दी और भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी के जो सलाहकार पद होता है उसके ऊपर भी ये क्या रहे थे के पद पर भी रह चुके हैं। और बस अंतिम कौन सी है? दिनकर जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी अलंकृत
किया जा चुका है, किया जा चुका है। तो ये दिनकर जी की विशेषताएं हो गई। तो साथियों, ये हो गई दिनकर जी की मुख्य विशेषताएं, और काफ़ी कुछ उन्होंने भारतीय साहित्य को दिया है और भारतीय साहित्य ने समाज को दिया है। तो दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, और इसको ध्यान से कर लेना। और अगले वीडियो में नेक्स्ट लेखक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।